चलिए आज हम समय में पीछे चलते हैं, सिर्फ 5 साल 1935 से 1940 के बीच। ये वो 5 साल थे जिन्होंने एक साम्राज्य का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया और एक नए देश की नींव रखी। इस दौरान भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां हर फैसला, हर घटना आने वाले कल की कहानी लिख रही थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे बस एक कानून ने घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू कर दी जिसने पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल डाला। ये कहानी सिर्फ एक कानून की नहीं है, बल्कि उस चिंगारी की है जिसने एक बड़ी आग को जन्म दिया। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ये ब्रिटिश सरकार का भारत के लिए एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो काफी जटिल प्लान था। इसे सिर्फ एक कानून समझना भूल होगी। ये दरअसल भारत पर ब्रिटिश कंट्रोल बनाए रखने की एक सोची समझी कोशिश थी। देखिए, ये एक्ट अपने आप में एक पहेली जैसा था। एक तरफ तो इसने प्रांतों को थोड़ी बहुत आज़ादी दी, मतलब उन्हें अपने छोटे मोटे मामले खुद संभालने का अधिकार मिल गया। लेकिन असली ताकत, जैसे कि देश की रक्षा और विदेश नीति, वो अभी भी केंद्र में बैठे अंग्रेजों के पास ही थी। इसी सिस्टम को डायरकी कहा गया, जहां पावर को बड़ी चालाकी से इस तरह बांटा गया कि फाइनल कंट्रोल हमेशा अंग्रेजों का ही रहे। पर भारतीय नेता इस चाल को अच्छी तरह समझ रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने तो इसे साफ साफ गुलामी का एक नया चार्टर कह दिया। उनके लिए ये आज़ादी की तरफ एक कदम बिल्कुल नहीं था। कांग्रेस ने इस एक्ट को पूरी तरह से नकार दिया। उनकी मांग बिल्कुल साफ थी, हमें अंग्रेजों का बनाया संविधान नहीं चाहिए, हमें एक ऐसी संविधान सभा चाहिए जिसे भारत के लोग खुद चुने। अब भारत में जब ये राजनीतिक खींचतान चली रही थी तो उधर यूरोप पर युद्ध के काले बादल मंडराने लगे। साल था 1939। दुनिया एक बड़े संकट की दहलीज पर थी और इस संकट ने भारत की किस्मत को भी एक नया मोड़ दे दिया। सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और तब वाइसरॉय लिनलिथगो ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने किसी भी भारतीय नेता से पूछे बिना भारत को भी इस युद्ध में शामिल कर दिया। जरा सोचिए, कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका होगा। उनका सवाल सीधा और सच्चा था, हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले युद्ध में कैसे हिस्सा ले सकते हैं जब हमारे अपने ही देश में हमें आज़ादी नहीं दी जा रही। और इसी बात के विरोध में कांग्रेस के सभी मंत्रालयों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के इस कदम से राजनीति में एक खालीपन आ गया। लेकिन कहते हैं ना, किसी का नुकसान किसी का फायदा होता है। मुस्लिम लीग ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ये एक ऐसा कदम था जिसने भारत के अंदर की दरारों को और भी गहरा कर दिया। उन्होंने दिखाया कि वे कांग्रेस के जाने से खुश हैं और इस तरह सत्ता के खेल में अपनी एक नई जगह बना ली। और इसी बदलते राजनीतिक माहौल में एक विचार जो अब तक दबी दबी आवाज में सुना जाता था, अब जोर पकड़ने लगा। ये विचार था एक अलग देश का। इस विचार की नींव रखने वालों में सबसे पहला और बड़ा नाम था मशहूर शायर और दार्शनिक सर मोहम्मद इकबाल का। ये वही थे जिन्होंने सबसे पहले ये कल्पना की थी कि क्यों ना उत्तर पश्चिम भारत के मुस्लिम बहुल प्रांतों को मिलाकर एक अलग यूनियन बना दिया जाए। पर हर विचार को एक नाम की जरूरत होती है ना? और पाकिस्तान का नाम आया एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह से। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र चौधरी रहमत अली ने अपने एक पैम्फलेट में इस नए देश के लिए ये नाम दिया, जो आगे चलकर इतिहास का हिस्सा बन गया। और फिर वो दिन आया, 24 मार्च 1940। लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ और वहां वो प्रस्ताव पास किया गया जिसे हम आज लाहौर प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अब ये सिर्फ एक शायर का सपना या एक छात्र का दिया हुआ नाम नहीं था। अब ये एक बड़ी राजनीतिक पार्टी की आधिकारिक मांग बन चुकी थी। यहीं से एक अलग देश का विचार हकीकत की ओर बढ़ने लगा। उधर युद्ध में अंग्रेजों की हालत पतली हो रही थी और उन्हें भारतीयों के समर्थन की सख्त जरूरत थी। कांग्रेस के इस्तीफे और मुस्लिम लीग की बढ़ती मांगों के बीच उन्होंने हालात को संभालने के लिए एक आखिरी दांव खेला। उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया जिसे इतिहास में अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। सुनने में यह ऑफर काफी अच्छा लगता था। उन्होंने वादा किया कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, मतलब आप अपना शासन खुद चलाइए, बस ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बने रहिए। साथ ही ये भी कहा कि भारतीय खुद अपना संविधान बना सकेंगे। ये सब भारतीयों को शांत करने और युद्ध के लिए उनका समर्थन पाने की एक कोशिश थी। लेकिन कांग्रेस के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। डोमिनियन स्टेटस की बात अब पुरानी हो गई थी। उनकी मांग तो 1929 से ही पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी की थी। युद्ध के बाद के खोखले वादे अब उन्हें मंजूर नहीं थे। उन्होंने इस ऑफर को बिना सोचे समझे ठुकरा दिया। अब कोई समझौता नहीं होना था।
तो जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, महात्मा गांधी ने एक बार फिर अपना सबसे बड़ा हथियार उठाया, सत्याग्रह। लेकिन इस बार तरीका कुछ अलग था। बड़ी बड़ी रैलियों और भीड़ के बजाय उन्होंने एक नई, ज्यादा व्यक्तिगत रणनीति अपनाई। इसे कहा गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसका आइडिया बहुत सीधा लेकिन गहरा था। भीड़ इकट्ठा करने की जगह गांधी जी द्वारा चुना गया एक व्यक्ति अकेले ही आगे आएगा और युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज उठाएगा और फिर गिरफ्तारी देगा। ये संख्या की ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक अकेले इंसान के नैतिक साहस को दिखाने का एक जबरदस्त तरीका था। तो अब एक सवाल तो बनता है, इस अनोखे आंदोलन में वो पहले सत्याग्रही कौन थे जिन्हें गांधी जी ने चुना? गांधी जी ने इस काम के लिए किसी बड़े राजनेता को नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु विनोबा भावे को चुना। और ये चुनाव बहुत सोच समझकर किया गया था, ये दिखाने के लिए कि ये आंदोलन किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि नैतिक सिद्धांतों के लिए है। विनोबा भावे के बाद नेहरू और पटेल जैसे बड़े नेताओं ने भी एक एक कर सत्याग्रह किया। तो जब हम इन 5 तूफानी सालों पर नजर डालते हैं, एक फ्लॉड कानून से लेकर एक विश्व युद्ध, एक अलग देश की मांग और फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह तक, तो हमें खुद से यह सवाल पूछना पड़ता है, क्या यही वो मोड़ था जहां से एक संयुक्त भारत का सपना टूटना शुरू हो गया? क्या यहीं से वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए थे? इसका कोई आसान जवाब तो नहीं है, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि कैसे कुछ फैसले पूरे देश का भविष्य तय कर देते हैं। अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।